हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ रहा ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 13, जो कि था आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसकी 4 एक्सरसाइज टोटल आपके एनसीईआरटी बुक में थी, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। वो सारी एक्सरसाइज हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, वो भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जो कि है चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। बिल्कुल ही इजी चैप्टर है। कुछ एक फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक मेथड। अगर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर भी आप कह सकते हो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलते हैं जो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बस मेन बात वही, चैप्टर नंबर 13 में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। इतनी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे कुछ नहीं है। फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो आप इजीली ये चैप्टर अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, वैसे क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन के बारे में। ठीक है, उससे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है स्टैटिस्टिक्स की, कि इसका मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स को हम यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, और मेन डेफिनेशन इसकी क्या है। देखो, स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं है कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ, बस कहने में आ गया वो। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की मेनली अगर डेफिनेशन दी जाए तो क्या होता है, ये कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। कोई भी डाटा हमारे पास गिवन हो, डाटा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे इसे डाटा नहीं बोलते, डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो डाटा का मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना, एक फॉर्म में रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मेन पार्ट। और सेकंड में आपको इंटरप्रिटेशन करना, वहां पे उसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है यहाँ पे उसके ऊपर कुछ काम करना, वहां से किसी ना किसी की वैल्यू निकालना वहां पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा से क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम सारी चीजें अब डाटा यहाँ पे देखेंगे, कोई भी एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, मेनली कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे कि डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, सबके घरों के सर्वे हुए हैं। हमारी पॉपुलेशन, अगर कंट्री की पॉपुलेशन हमें जाननी है तो हमारे घर घर काफ़ी गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स भी आते हैं कि हाँ भाई आपके घर में कितने लोग हैं, वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं वहाँ से, फिर आपके पड़ोसी के घर से। तो सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको जोड़ा जाता है और फिर कंट्री की पॉपुलेशन का एक डाटा बनाया जाता है कि हाँ भाई इस साल में इतने पॉपुलेशन फिलहाल इस स्टेट में है, टोटल मिला के इस कंट्री की टोटल इतनी पॉपुलेशन। तो वो किसकी हेल्प से होता है, सारा स्टैटिस्टिक्स का काम होता है वो। ठीक है, इसका डिपार्टमेंट अलग ही डिपार्टमेंट होता है हमारे यहाँ पे, जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज के अंदर डीप में नहीं जाना, आपको जो मेनली जो चीजें देखनी है वो अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। देखो, अब मान लो आपके स्कूल की बात की जाए किसी भी 10 स्टूडेंट्स को उठाया गया क्लास से। ठीक है,
उनके मार्क्स देखे गए एग्जाम में। कोई भी 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए वहां से, उन 10 स्टूडेंट्स के क्या किए गए, मार्क्स को देखा गया कि कितने कितने मार्क्स उसके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं समझा रहा हूं यहाँ पे डाटा की फॉर्म कितनी होती है, टाइप्स कितनी होती है डाटा की। ठीक है, तो मेनली 10 स्टूडेंट्स को अगर उठाया गया और मैंने ये कह दिया कि भाई 10 के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखो कितने आए हैं, आउट ऑफ 10 ही मान लो। ठीक है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 2 है, किसी के 5 है, फिर 5 6 3 2 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 3। ठीक है, ये कोई भी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, पहले स्टूडेंट के मार्क्स, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, अप टू 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे पास गिवन है। ये क्या हो गया, एक डाटा आ गया मेरे पास कि हाँ भाई इस स्कूल में इस क्लास के कोई 10 स्टूडेंट्स को उठाया गया है, उनको सिलेक्ट किया गया, उन 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। ठीक है, अब ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक डाटा आ गया। यहां से मैं काफी सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूं भाई ये बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स 3 और 4 के बीच में है, मतलब 3 और 5 के बीच में है। ऐसे नंबर, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स 5 से लेस है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स 2 से ग्रेटर हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन इस डेटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, वही काम हमें सीखते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये इंफॉर्मेशन गिवन है डाटा की, टोटल हमारे पास एक डाटा गिवन है यहाँ पे कि भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के ये इतने इतने मार्क्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछेगा भाई ये बताओ एवरेज मार्क्स कितने हैं क्लास के, या फिर मान लो ये बैच कोई भी क्लास एक्स है। ठीक है, और एक क्लास वाई और ले ली मैंने यहाँ पे, उसके मार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके मार्क्स मान लो 5 4 6 3 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी टोटल आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स के मैंने किसी नेक्स्ट क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों चीजों को अगर मैं कंपेयर करूं और कोई मुझसे ये पूछे भाई ये बताओ इन दोनों क्लास में किस क्लास के मार्क्स ज्यादा अच्छे आए हैं, तो हम कैसे बताते हैं, हम इनकी निकालते हैं एवरेज। उस बेस पे हम इसको क्या बताते हैं कि जिसकी एवरेज ज्यादा होगी, कि एवरेज मार्क्स क्लास के 10 स्टूडेंट्स के जिसके ज्यादा होंगे उसी क्लास का क्या होगा, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा होगा। जैसे एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, सब नंबर्स को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास हैं। तो यहां पे क्या आएगा एवरेज, यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितनी आएगी, यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 2 + 5 + 6 + 3 + 2 + 1 + 3 डिवाइड बाई में 10। ठीक है, सिमिलरली यहां पे एवरेज निकालूंगा, कितनी आएगी 5 + 4 + 6 + 3 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 6 डिवाइड बाई में 10। और जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएगी, उस क्लास का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू अनदर क्लास। तो यहां पे देख सकते हो नंबर्स ज्यादा बड़े हैं तो एवरेज किसकी ज्यादा आएगी, इसकी एवरेज ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू इसकी एवरेज। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, वहां से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करते हैं। बट आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी इंफॉर्मेशन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। भाई 2 से ग्रेटर कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 5 से लेस कितने के बच्चों के मार्क्स हैं, 2 और 6 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मेनली जो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन को सेंट्रल टेंडेंसी। जो इंफॉर्मेशन अभी हमने बताई थी कंपेयर करके, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और जो मेनली सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्लास 10th के अंदर पढ़नी है वो 3 ही है। पहली मीन, सेकंड मोड और थर्ड है मीडियन। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों की निकालने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो आपकी बेस्ड है मीन के ऊपर। ठीक है, मीन के ऊपर बेस्ड है। ये एक्सरसाइज हम सेकंड में और ये एक्सरसाइज हम थर्ड में पढ़ेंगे, मोड और मीडियन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन, कैसे हम किसी भी डाटा का मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो चीज आपको जाननी पड़ेगी वो क्या है कि डाटा कितने टाइप्स के होते हैं।
देखो डाटा के मेनली वैसे तो दो टाइप होते हैं, एक तो होता है ग्रुप डाटा और एक आपके पास होता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास बेसिकली डाटा को हम डिवाइड करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जो स्टैटिस्टिक्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, या तो ग्रुप के फॉर्म में होगी या फिर अनग्रुप डाटा के फॉर्म में होगी। जैसे कि ये जो एग्जांपल था, ये किसका एग्जांपल था? ये आपका अनग्रुप डाटा का एग्जांपल था। ठीक है, ये आपका अनग्रुप डाटा का एग्जांपल था, क्योंकि बेसिकली 10 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने अलग अलग लिख दिए। पहले स्टूडेंट के इतने मार्क्स, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने, फोर्थ के इतने, 5 के इतने, एंड सो ऑन अप टू 10 स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं। तो इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा, जिसको कोई ग्रुप में ना बनाया गया हो, बिल्कुल अलग अलग मार्क्स को क्या कर दिया, उनको डिस्प्ले कर दिया हमने यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। समझ में आ गया? बेसिकली अनग्रुप डाटा में क्या होता है, बेसिक जो जितने भी कोई भी वैल्यू हमें डिनोट करनी है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसकी डायरेक्ट हम यहां पे वैल्यू लिख देते हैं। तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा की मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको पहले जान लेते हैं एक बार, थोड़ा ब्रीफ में, ब्रीफली क्या, फिर अच्छी तरीके से जान लेते हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ही ना हो। वैसे अनग्रुप डाटा का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस समझाने के लिए ये। ठीक है, ये चीजें आप साथ के साथ नोट करते रहो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब मान लो टोटल एन की वैल्यू 10 स्टूडेंट्स, एन मान लिया मैंने कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, वही सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मान लो कुछ भी 2 3 4 5 4 3 2 1 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5। ठीक है, ये टोटल 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट स्टूडेंट के, ये सेकंड के, ये थर्ड के, ये फोर्थ। तो कैसा डाटा है, अनग्रुप डाटा, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं बनाई गई है कि हाँ भाई 0 से लेके 2 नंबर तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 से लेके 4 नंबर जितने स्टूडेंट्स के आए हैं वो बताओ कितने, वो होता है ग्रुप डाटा, जो अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ लो अनग्रुप डाटा बस। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया, मार्क्स को डायरेक्टली अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स हमने डिनोट कर दिए। अगर मुझे यहाँ पे मीन निकालना हो, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स बार। ठीक है, जो मीन हम निकालते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार, इसको हम बोलते हैं बार, एक्स बार। ठीक है, ये इसकी नोटेशन होती है मीन को। तो मीन जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास मीन निकालने का फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा के अंदर। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या करना है, सारी ये क्या होती है, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि हाँ भाई पहले स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, ये ऑब्जर्व किया आपने, उसके 2 मार्क्स आए। सेकंड स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, आपने ऑब्जर्व किया, उसके 3 मार्क्स आए। तो इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है अनग्रुप डाटा की, आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये कि उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनके मार्क्स कितने आए हैं, बस, और कुछ भी नहीं गिवन होगा आपको। तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5 + 5 डिवाइड बाई में 2 4 6 2 8 2 10 डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो डिवाइड बाई में 10। तो इसको ऐड कर लो, कितना है, 3 2 5 5 5 10 14 18 21 2 23 24 24 29 29 और 5 34 34 डिवाइड बाई में 10, जिसकी वैल्यू आ गई 3.4। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस डेटा की मीन की वैल्यू आएगी, जो मीन जो है वो इस डेटा कितना है, 3.4 है। ठीक है, ये हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि आपके सामने आ गया।
इस तरीके से हम मीन निकालते हैं किसी भी अनग्रुप डाटा का। समझ में आ गया? ये तरीका था अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन यहीं पे खत्म, कुछ नहीं करना, बस एक क्वेश्चन समझ लिया, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके बुक में या फिर एग्जाम में भी नहीं आने वाला। तो ये बस समझाने के लिए थी, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो काफी अच्छे से, ठीक है। एक बात और बता दूं, जो ये इंफॉर्मेशन होती है ना, इसको हम x1, x2, x3 से डिनोट करते हैं। ये मान लो x1 है, ये x2 ऑब्जर्वेशन है, ये x3 ऑब्जर्वेशन है, अप टू ये x10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो मीन का जो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है x बार का, अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूं समेशन या फिर सिग्मा x i। इसका मतलब क्या है, i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ठीक है। i की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये तो इस क्वेश्चन के लिए, बट जनरल फॉर्मूला क्या होगा, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, xi, x2, x1, x3 अप टू xn। तो कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी, n ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, और ये चीज यहीं से आई है। जो ये चीज है ना, इसको मैंने यहीं से लिखा है। xi का मतलब i से लेके n तक लिखोगे, क्या मतलब है इसका, x1, x2, x3 कहां तक, xn तक। और बीच में सिग्मा का मतलब होता है उन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना, तो बीच में क्या साइन आएगा, प्लस। डिवाइड बाई में n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है। अगर n स्टूडेंट्स हैं तो डिवाइड बाई n, अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो डिवाइड बाई 10। तो यहां पे जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, x1, x2 अप टू x10 डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। ये आपके पास हो गया जनरल फॉर्मूला। सिग्मा का मतलब होता है x1, x2, x3 अप टू जितनी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है वहां तक सारी टर्म्स को लिखकर उनको ऐड कर देना, सिग्मा का मतलब। डिवाइड बाय में n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होते डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है आपके पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई यहां पे, ठीक है, और टेबल में ऊपर क्या लिखा मैंने, मार्क्स लिख लिए, ठीक है। यहां पे मैंने लिख लिया मार्क्स, और इस कॉलम को मैंने डिनोट कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है। पहले मैंने ऊपर क्या लिख दिया, मार्क्स, और यहां पे लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स मान लो स्टूडेंट्स के 2 आए हैं, किसी के 3 आए हैं, किसी के 4 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 6 आए हैं, किसी के 7 आए हैं। 6 इंफॉर्मेशन हमने ली, 6 टोटल 6 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ले ली कि भाई 2 से लेके 7 के बीच में कितने स्टूडेंट के क्या कितने कितने मार्क्स आए हैं। 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, मान लो एक ही स्टूडेंट्स के 2 नंबर आए हैं। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, मान लो 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, मान लो एक ही स्टूडेंट है जिसके 4 मार्क्स आए हैं। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, मान लो 3 है, ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। कोई अपने आप ही एज्यूम कर लिया हमने एक डाटा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डाट फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या किया यहां पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो हमने डायरेक्ट लिखा था कि फर्स्ट स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए हैं, सेकंड के 3 आए हैं, थर्ड के 4 मार्क्स आए हैं, फोर्थ स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए हैं। लेकिन हमने यहां पे क्या कर दिया, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं वो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, एक स्टूडेंट के। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 2 स्टूडेंट के, तो हम क्या लिखते थे, 3 2 बार लिखते थे। 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके कितने मार्क्स आए हैं, 4 मार्क्स आए हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, टेबल की फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ये अगर मार्क्स हैं तो स्टूडेंट में से इतने मार्क्स इतने स्टूडेंट के आए हैं, इतने मार्क्स इतने स्टूडेंट के, इतने मार्क्स इतने स्टूडेंट के। जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
ध्यान से समझना बिल्कुल। और जो ऊपर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन या फिर क्लास मार्क, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन, या इसको आप क्लास मार्क भी कह सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रहने दो, इसको हम बेसिकली यहाँ पे क्लास मार्क ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं XI से, इसको डिनोट करते हैं FI से, ठीक है। FI का मतलब है F1 F2 F3 F4 F5 F6, XI का मतलब है X1 X2 X3 X4 X5 X6, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि इस क्लास मार्क के कोरस्पोंडिंग उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितनी बार ये चीज भाई कितनी बार हुई है, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो 3 मार्क कितने स्टूडेंट के आए हैं, 2 स्टूडेंट के आए, तो वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है, ये आपके पास आ गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये समझ में आ गया होगा। कैसे जो जो नोटेशंस हैं उसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, नोट करके रख लो साथ के साथ, वरना भूल जाओगे। ये क्लास मार्क और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे मीन निकालना हो, जिसको हम डिनोट करते हैं x बार से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या करो, x1 को f1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो कोरस्पोंडिंगली, ठीक है। x1 ये क्या है, पहला ये x1 है, ये f1 है, ये x2 है, ये f2 है, ये x3 है, ये f3 है, ये x4 है, ये f4 है, ये x5 है, ये f5 है, और ये x6 है, तो ये f6 है, ठीक है। x1 f1 प्लस में x2 f2 प्लस में x3 f3 प्लस में x4 f4 प्लस में x5 f5 प्लस में x6 f6, डिवाइड किससे करना है, f1 f2 f3 f4 f5 f6, मतलब कि सारी फ्रीक्वेंसी का सम से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर अनग्रुप डाटा जो डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है उसकी क्या निकालनी हो आपको, मीन यहां पे फाइंड आउट करना। तो मल्टीप्लाई करो, पहले क्या आएगा, 2 × 1 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 1 4 5 3 15 6 दूनी 12 7 दूनी 14, डिवाइड बाई में सारी फ्रीक्वेंसी का सम, सारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2। अब आप सोच रहे होगे सर ये फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूला से अलग है, नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ऊपर मैंने क्या लिखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई एक स्टूडेंट के इतने मार्क है, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने हैं। तो भाई यहाँ पे ये देखो 2 मार्क कितने स्टूडेंट के, एक ही स्टूडेंट के, तो क्या मैं किसको क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा सिर्फ। यहाँ पे अगर इसको मैंने अनग्रुप डाटा की फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 मार्क कितने स्टूडेंट के हैं, एक ही स्टूडेंट के हैं। फिर 3 मार्क कितने स्टूडेंट के हैं, 2 स्टूडेंट के हैं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉमा 3 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, एक ही स्टूडेंट के, तो कॉमा 4। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 3 स्टूडेंट के, तो 5 5 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट के, तो 6 6। और 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के। अब ये क्या बन गया, ये अनग्रुप डाटा बन गया। इसी को हमने किस में कन्वर्ट किया था, ग्रुप डाटा के अंदर फॉर्म किया था। बस वहां पे क्या कर दिया हमने, उसको मल्टीप्लाई करके, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 2। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है वो चीज कितनी बार अक्कर हो रही है, कितनी बार वो रिपीट हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वहां पे सिंपल आपको क्या गिवन था, ग्रुप डाटा के अंदर आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी कि हाँ भाई 2 मार्क्स सिर्फ एक स्टूडेंट के हैं, 3 मार्क्स सिर्फ 2 स्टूडेंट के हैं। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया, और डिवाइड बाय में जो फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही दिखाती है। इनको ऐड कर लो सभी को, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी। कितनी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इनको ऐड कर लो, वो भी कितनी आएगी आपकी, 11 ही आएगी। देख लो, 3 2 5 और 2 7 8 10 और 1 11,
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसको डिनोट करती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करती है। और मल्टीप्लाई कर दोगे कोरस्पॉन्डिंगली तो आपके पास क्या आएगा? उनको सम कर दोगे मल्टीप्लाई करके, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब इसको ऐड कर लोगे, डिवाइड कर दोगे, वैल्यू आपके पास किसकी आ जाएगी? मीन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी थी। तो इसको देखते हुए जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, ये तो समझ में आ गया होगा सबके। मीन निकालते कैसे? कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, x1 f1 प्लस x2 f2 x3 f3 कहां तक? जितनी आपको टेबल में डेटा आपको गिवन होगा उतनी टर्म्स तक, और डिवाइड बाय में सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। तो यहां से जो जनरल फॉर्मूला आपके पास बनता है वो क्या बनता है? x1 f1 प्लस x2 f2 कहां तक? मान लो n टर्म्स है तो xn fn, डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी कितनी ऐड करेंगे? अगर n टर्म्स है तो n बारी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, डिवाइड बाय में f1 प्लस में f2 प्लस में अप टू कहां तक? प्लस में fn। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा xi fi, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, डिवाइड बाय में समेशन या फिर सिग्मा fi और i की वैल्यू 1 से लेके n तक। ये बन गया जनरल मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, समेशन xi fi का मतलब है i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, x1 f1 x2 f2 इन सभी को क्या करते जाओ? ऐड करते जाओ। कब तक? जब तक जो n की वैल्यू आपको गिवन हो। जैसे यहां पे कितनी थी पिछले क्वेश्चन में? 1 2 3 4, टोटल 6 थी ना? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 थी। किसी क्वेश्चन में 7 होगी, किसी में 8 होगी, किसी में 10 होगी। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे? x1 f1 x2 f2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे? f1 प्लस f2 अप टू n से हम fn से डिवाइड कर देंगे, सबका सम करके। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है मीन निकालने का। किसके लिए? ग्रुप डेटा का, जो किस फॉर्म में गिवन हो? डिस्क्रीट फॉर्म में आपको गिवन हो। ठीक है, कंटिन्यूस में गिवन होगी तो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट वो आगे समझेंगे हम कौन से फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको मीन हम कैसे निकालते हैं अगर ग्रुप डेटा आपको गिवन हो। ठीक है, ग्रुप डेटा जो डिस्क्रीट फॉर्म में आपको क्लास मार्क गिवन है और नीचे क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वहां से मीन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास जो आपकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे आपको? द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। ठीक है, कोई भी 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे डिनोट किए गए क्लास 10th के, जितने मैथमेटिक्स एग्जाम में उनके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं वो टेबल की फॉर्म में आपको गिवन है। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हमें ये पूछा गया भाई मीन निकालो उन मार्क्स का जो स्टूडेंट्स द्वारा यहाँ पे लाए गए हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है कि भाई 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95 ये मार्क्स हैं। और यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? एक ही स्टूडेंट के आए हैं। 20 एक के, 36 3 के, 44 के, 53 के, अप टू 100 चलते जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे लिख भी रखा है ये XI मतलब क्लास मार्क और ये FI मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ना भी लिखे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो मार्क्स हैं। ये मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं। तो कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो किसको डिनोट करता है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ठीक है, तो देखो कई स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर डायरेक्ट ना करो आप टेबल बना के करो। टेबल से क्या होगा? आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आपकी गलती होने के चांस कम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो? टेबल बना लो इसको। ठीक है, कैसे बनाओगे? देखो मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे गिवन है, यहां पे लिख लो मार्क्स ऑब्टेन सबसे ऊपर। फिर क्या गिवन था? यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हम बोलते हैं FI, और ये क्या आपकी XI। जो जो नंबर्स आपको गिवन है यहां पे वो सारे नंबर्स यहां पे डिनोट कर लो।
यहाँ पे जो टेबल में आपको मार्क्स गिवन है वो है आपके 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, एक मिनट यहाँ पे 88 एंड लास्ट है 92 और 95। ठीक है, ये सारे मार्क्स आपको यहाँ पे टेबल के अंदर गिवन थे और इनकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो है 1 1 1 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 और 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1। ये सारी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन थी। ठीक है, जो पिछली इंफॉर्मेशन थी उसी को मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिख दिया। जो ये इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में गिवन थी वही को हमने नेक्स्ट पेज में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे xi गिवन है, इसके कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, एक्स बार जिसे हम बोलते हैं समेशन i इक्वल टू 1 से n xi fi डिवाइड बाई में समेशन fi और i की वैल्यू भी 1 से n। तो मतलब x1 f1 x2 f2 x3 f3 कहां तक n की वैल्यू जितनी गिवन है। तो यहां तक n की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, तो वो देख लेंगे हम। जितनी भी गिवन हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कितनी वैल्यूज गिवन, हमें तो नॉर्मल क्या करना है, उनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, xi fi हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले के लिए क्या आएगा, ये x1 f1 आएगा, फिर x2 f2, फिर x3 f3। देखो x1 को f1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा x1 f1, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू में 3 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 और 9 108। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 160। ये आ गया आपके सामने x4 f4। 50 इंटू 3 150, 56 इंटू में 2 6 दूनी 12 और 1 5 2 10 और 1 11। ठीक है, 6 4 जा 24 240 और यहाँ पे 7 4 जा 28 280। ठीक है, नेक्स्ट 72 इंटू 1 72, नेक्स्ट 80 इंटू 1 80 और नेक्स्ट यहाँ पे 88 इंटू 2 8 दूनी 16 और 1 17 और 92 इंटू में 3 3 दूनी 6 और 9 3 27 276 और 95 इंटू में 1। समझ में आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, xi fi, मतलब कोरोस्पोंडिंग ये x1 f1, ये x2 f2, ये x3 f3, ये x4 f4 अप टू xn fn तक जितनी टर्म थी वो हमने सारी निकाल ली। फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन। इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, टेबल में ही यहीं पर ही ऐड कर देंगे इनको। तो यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो मैं इनको ऐड करके यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, कितनी आएगी, तो टोटल इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है, सबको ऐड करोगे यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है 1779 किसकी, समेशन xi fi की। ठीक है, ये समेशन xi fi कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म्स हैं आपकी सारी। इन सारी टर्म्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहां से टेबल से आप इजीली ऐड कर सकते हो एज कंपेयर टू डायरेक्ट वहां पे लिखोगे तो। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, और डिवाइड किससे करना होता है, फॉर्मूले के अंदर डिवाइड करना होता है समेशन fi से। तो समेशन fi मतलब ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। तो इसको भी मैं यहां पे लिख रहा हूं समेशन fi। इसको कहां लिखना है आपको, इसको नीचे लिखना है, बिल्कुल लाइन लगा के। समेशन fi कितना आएगा, इन सारों को ऐड कर दो। तो 4 और 3 7 8 9 9 और 3 12 और 2 14 18 18 और 4 22 23 24 26 और 9 29 और 1 30। तो इसकी वैल्यू आ गई 30। ठीक है, बस समेशन xi fi भी आ गया, समेशन fi भी आपके पास आ गया। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए कहता हूं टेबल बना के करोगे
इजीली सॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू आप डायरेक्ट लिख के करोगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो बट वहां पे कैलकुलेशन का ध्यान आपको बिल्कुल अच्छे से देना होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन गलत होने के चांस कम है क्योंकि हम यहाँ से यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, फिर टेंस को करेंगे, फिर 100 प्लेस को करेंगे, तो एडिशन ईजी हो जाएगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट अगर एडिशन करें हम, इसलिए हम टेबल बना के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये चीजें सभी को समझ में आ गई। ये क्या है, x1 f1, ये x2 f2, ये x3 f3 अप टू xn fn, इन सारी टर्म्स को हमें ऐड करना होता है ये निकालने के लिए ये चीज, क्योंकि इसका मतलब क्या है, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस में x3 f3 कहां तक, जितनी टर्म्स गिवन है xn fn डिवाइड बाय में, इसका मतलब क्या है f1 प्लस में f2 प्लस में अप टू fn। ठीक है, और इन सब की वैल्यू हमने टेबल से निकाल ली, इन सभी को ऐड करके कितने आई 1779, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 1779 डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया 30, तो इसकी वैल्यू भी यहां पे पुट कर दो। अब इसको सिंपली यहां पे डिवाइड कर लोगे और वैल्यू इजीली यहां पे फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू अब यहां पे आपको फाइंड आउट करके बतानी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 59.3, इसका क्या आ गया x बार, मतलब कि मीन यहाँ पे आ गया। ठीक है, 30 को डिवाइड करके देख लोगे यहाँ पे नॉर्मली 1779 से, तो पहले जा रहे हैं 150 पे, तो 150 279 9 ये 27, तो 270, और यहाँ पे पॉइंट में 0, तो 30 ये 59.3 यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर आपको क्या गिवन हो, नॉर्मल एक ग्रुप डाटा गिवन हो डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में अगर कोई डाटा आपको गिवन है तो इस तरीके से हम उसकी क्या निकालेंगे, मीन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है तो सिमिलर सेम क्वेश्चन है सारे, मेथड बिल्कुल वही अप्लाई करना है। अब एक मेथड सीख लिया तो और मेथड अप्लाई करने की क्यों जरूरत है, बट वो भी हमें सीखने क्यों, क्योंकि कुछ डाटा क्या होंगे सिंपल होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा होंगे। कैसे, मान लो यहाँ पे तो 40 50 60 70 80 कुछ ऐसे नंबर से और मल्टीप्लाई करनी थी 1 2 2 3 4 इस नंबर से। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 49 है, ये xi है, ये fi, अगर मल्टीप्लाई करने लग गए ना यहाँ पे, बस फिर तो मल्टीप्लाई ही पूरी होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो उन केसेस के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला दूसरा अप्लाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन से बच जाए। स्टैटिस्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले, अगर ये सोच रहे हो आप सर एक ही चीज के 2 से 3 फॉर्मूले क्यों गिवन है, तो वो कुछ नहीं, बस आपकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए गिवन है, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, वहां पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े, इसी वजह से। अब जैसे यहां पे सोच लो, अब मान लो यही डाटा मैंने गिवन होता है यहाँ पे और इसी का मीन निकाल लो, तो तुम मल्टीप्लाई करते अलग अलग, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई अलग अलग करनी पड़ती, तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। इसी वजह से हम फॉर्मूले डिफरेंट अप्लाई करते हैं। तो जहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना आज से करने, ठीक है, जो मेन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूं, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम सबसे पहले कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। ये पढ़ ली थी हमने कौन सी, यहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, जहां पे आपको xi और fi गिवन होगा, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस टेबल में भी आपको यही गिवन होगा, बस वहां पे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला यही है, समेशन xi fi डिवाइड बाई में समेशन fi। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ये भी किसका पार्ट है, ग्रुप डाटा का पार्ट है ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में अगर आपको क्या गिवन हो, क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है। अब मान लो कुछ मार्क्स गिवन थे 2 3 4 5 3 2 1 6 7 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 5, ठीक है। ये कुछ मार्क्स गिवन थे 10 स्टूडेंट्स के, ठीक है, आउट ऑफ 10 मान लेते हैं, आउट ऑफ 10 10 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स आपको यहाँ पे गिवन है।
यहां पे क्या गिवन होगा? अब आपको क्लास इंटरवल गिवन होगी। क्लास इंटरवल का क्या मतलब होता है वो भी अभी समझेंगे। क्लास इंटरवल का क्या मतलब होता है वो देखो, ये क्लास इंटरवल और यहां पे लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, सभी को पता है। ये तो एफ आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की, कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, तो ये तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। बट यहां पे एक चीज जो गायब दिख रही है वो क्या है? क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारे पास नहीं है। अब क्या गिवन है? क्लास इंटरवल गिवन है। मतलब कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। समझ आ गया? इसका क्या मतलब है कि भाई 0 से लेके 2 तक ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो 0 यहां पे बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां पे क्या गिवन है आपको? 0 से 2 गिवन है कि इस इंटरवल के बीच में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। कि 0 और 2 के बीच में कितने स्टूडेंट के, वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू गिवन थी कि हाँ भाई 2 मार्क्स इतने स्टूडेंट के हैं, 3 नंबर इतने स्टूडेंट के हैं, 5 नंबर इतने स्टूडेंट के हैं। बट अब क्या गिवन है कि भाई 0 से लेके 2 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो चेक करो, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। तो मैं अगर कहूं कि भाई ये जो 2 नंबर आए हैं एक स्टूडेंट के, ये कहां इंक्लूड होगा? यहां इंक्लूड होगा या यहां इंक्लूड होगा? तो ये आपका हमेशा लोअर लिमिट में इंक्लूड होगा, अपर लिमिट यहां पे इंक्लूड नहीं होगी, लोअर लिमिट इंक्लूड होगी। 4 मार्क्स के लिए ये इंक्लूड नहीं होगा, वो यहां पे इंक्लूड होगा। 6 मार्क्स वाला स्टूडेंट यहां इंक्लूड नहीं होगा, यहां इंक्लूड होगा। और लास्ट में जिसके 8 मार्क्स होंगे, अगर टेबल यहां खत्म हो रही है और किसी स्टूडेंट के 8 मार्क्स है, तो वो यहां पे क्या होगा? इंक्लूड होगा। और 0 वाला स्टूडेंट भी यहां इंक्लूड होगा। ये चीज अच्छे से समझ लेना। दोबारा बता दूं, देखो यहां पे मार्क्स गिवन है, कंफ्यूजन क्या आती है कि 0 से 2 के बीच में भी 2 आ रहा है, 2 के और 4 के बीच में भी 2 आ रहा है। तो अगर किसी बच्चे के 2 नंबर हैं तो वो कहां इंक्लूड करे? उसको इस टेबल में इंक्लूड करे या यहां पे इंक्लूड करे? तो हमेशा कहां इंक्लूड करना है? जहां से वो नंबर स्टार्ट होता है। इसका मतलब है 2 से थोड़ा कम, मतलब 1.99। ठीक है, 1.99। और यहां से हम उसको क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। अगर 2 मार्क्स के स्टूडेंट के, तो वो कहां इंक्लूड होगा? यहां पे इंक्लूड होगा, ना कि यहां पे। हमेशा लोअर लिमिट में इंक्लूड होगा, अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट के 4 मार्क्स है तो वो यहां इंक्लूड नहीं होगा, इस टेबल में इंक्लूड होगा। किसी स्टूडेंट के 6 मार्क्स है तो वो यहां इंक्लूड नहीं होगा, यहां पे इंक्लूड होगा। और सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट के टेबल यहीं पे खत्म हो रही है और किसी स्टूडेंट के 8 मार्क्स हैं तो वो इस टेबल के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसको इस टेबल के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। और 0 है तो वो तो इसी टेबल में होगा। अब 0 से 2 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 2 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं? एक, जिसके मार्क्स कितने हैं? 1 ही है। तो एक ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स कितने हैं? 1 है। 0 और 2 के बीच में। 2 और 4 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 2 और 4 के बीच में है? 1, 2, 3, 4। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 2 और 4 के बीच में है। तो 2 को तो इंक्लूड करेंगे, 2, 3, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 2 और 4 के बीच में है। 4 से लेके 6 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 4 और 6 के बीच में है? तो 4 को इंक्लूड करना है यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 6 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और 6 से लेके 8 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 6 से और 8 के बीच में है? तो 6 यहां पे इंक्लूड होगा। 6 कितने के हैं? 1, और 7 भी 1 के। तो टोटल 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 6 और 8 के बीच में मार्क्स हैं। इनको ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। 4 और 3 7 और 2 9 1 10, टोटल 10। तो ये 10 ही स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे। तो मतलब जो टेबल हमने बनाई है वो बिल्कुल सही है। अब जो डाटा, ये टेबल आपको बनानी नहीं है, इसकी टेंशन मत लो कि टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ये टेबल आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे मैंने इसके जरिए समझा दिया कि टेबल अगर गिवन हो तो कैसे उसमें डाटा हम इंक्लूड करते हैं। ये टेबल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगी। एक क्लास इंटरवल गिवन होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन होंगे। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में यहाँ पे मार्क्स गिवन थे 2, 3, 4। क्लास इंटरवल में यहाँ पे आपको इंटरवल्स गिवन होंगी, उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा?
क्लास मार्क में चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स आई एफ आई का समेशन डिवाइड बाई समेशन एफ आई एक्स आई। अब कैसे करेंगे? तो क्लास मार्क अगर आपको निकालनी हो किससे? क्लास इंटरवल से, जिसको हम बोलते हैं एक्स आई, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई में 2। ठीक है, सबसे पहले ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको यहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका क्या आएगा? क्लास मार्क आएगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का कहने का मतलब क्या है? इस इंटरवल के लिए हम क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे इस टेबल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 से 2, 2 से 4 और 6 से 8। ये क्या थी? क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्या था यहां पे? क्लास इंटरवल। यहां पे क्या गिवन था आपको? फ्रीक्वेंसी गिवन थी जो एफ आई। कितनी गिवन है यहां पे? आपको गिवन है 1, 4, 3 और 2। तो यहां पे 1, यहां पे 4, यहां पे 3 और यहां पे 2। ठीक है, ये यहां पे वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की। और ये क्लास इंटरवल। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहां पे? सबसे पहले क्लास मार्क, जो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। और क्लास मार्क निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसकी? इंटरवल की। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो एंडिंग वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो इस इंटरवल के लिए जो एक्स आई की वैल्यू, मतलब क्लास मार्क की जो वैल्यू आएगी, वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो पूरे इंटरवल को क्या कर देगी? डिफाइन कर देगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है एक्स आई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो पूरे इंटरवल को क्या कर देगी? डिफाइन कर देगी, और उसके बिल्कुल बीच में आएगी वो वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? 0 + 2 डिवाइड बाई में 2, तो कितना आएगा? 0 + 2 डिवाइड बाई 2 आएगा आपके सामने 1। इसमें कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यह आ गया 3। 4 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 5 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 8 और 6 14 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो जो देख सकते हो वैल्यू जो आई है वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आई है, एग्जैक्ट 0 2 के बीच में। एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर है? 1 है। 2 और 4 के एग्जैक्ट बीच में 3 है। 4 और 6 के एग्जैक्ट बीच में 5 है। 6 और 8 के एग्जैक्ट बीच में 7 है। इसी को हम बोलते हैं यहां पे क्लास मार्क्स। ठीक है, बस क्लास मार्क्स हमारे पास आ गई। अब तो हम इसको हमने किस में चेंज कर दिया? तो यहां से जो नोट करने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली था, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम क्या कर देंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दिया। एक्स आई गिवन है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्लास मार्क्स गिवन होते थे। 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 1 के। 3 मार्क्स 4 के। 5 मार्क्स 3 स्टूडेंट के। 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट के। तो ये हमने क्या कर दिया? इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? समेशन एक्स आई एफ आई। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले एक्स आई और एफ आई। कैसे निकालते हैं? x1 इंटू में f1, 1 इंटू 1 1, 4 3 जर 12, 5 3 जर 15, 7 2 जर 14। इन सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगी? एक्स आई एफ आई। तो कितना आएगा? 5 और 4 9 10 11 12, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 42 आपके पास आ गया। ठीक है, 42 किसकी वैल्यू होगी? एक्स आई एफ आई की, डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो ये क्या आएगा? समेशन एफ आई किस, और ये किसकी वैल्यू आई है? समेशन एक्स आई एफ आई की। समेशन एफ आई कितना आएगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। बस अब क्या कर दो? वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। तो मीन कितना आएगा यहाँ पे? मीन आएगा एक्स बार, जो कि किसके इक्वल होगा? 42 डिवाइड बाई में 10, मतलब कि 4.2। इसका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डाटा। अगर जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर गिवन हो और उसका हमें क्या निकालना हो? मीन निकालना हो, तो पहला स्टेप क्या होता है? उसको किस में कन्वर्ट करना?
उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना, फिर उसका सेम फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, मीन वहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ गया? तो इंटरवल से क्लास मार्क में कन्वर्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास मार्क का फॉर्मूला। इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, उम्मीद करता हूं सबको याद भी हो गया होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, xi की वैल्यू आ जाएगी। आपको ये टेबल गिवन होगी, ये बनानी नहीं है, टेबल आपको गिवन होगी, आपको बस ये काम करना है आगे। सबसे पहले क्या करना है, इस टेबल को इस टेबल में कन्वर्ट करना है। जो ये वैल्यू है ना क्लास इंटरवल की, इसको xi में कन्वर्ट करना है, जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा दी। ठीक है, ये क्या आ गया, x1 x2 x3 x4, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या आ गया, x1 f1, ये x2 f2, ये x3 f3 और ये x4 f4। फॉर्मूले में सबको ऐड करना होता है, सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो समेशन xi fi की वैल्यू आ गई 42, समेशन fi की वैल्यू 10, दोनों को डिवाइड कर दिया तो वैल्यू किसकी आ गई, मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ तक करेंगे आज। कल जो 2 एग्जाम्पल्स है, जो अलग 2 टाइप्स है मीन निकालने की, वो हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मीन के 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वो आप घर से ट्राई करके आओगे। ठीक है, कल फिर और डिस्कस करेंगे हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मीन के, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।